नमस्कार दोस्तों पुरुष बांझपन यानी कि मेल इनफर्टिलिटी अक्सर शुक्राणु कम बनने के कारण होता है। इसकी जांच करने के लिए सबसे पहला टेस्ट जो डॉक्टर द्वारा किया जाता है वो होता है शुक्राणु की जांच। क्योंकि जो जोड़े गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे होते हैं वे अक्सर गंभीर तनाव और अनिश्चितता से पीड़ित होते हैं। शुक्राणु की जांच से उन परेशानी और बाधाओं का पता लगाने में काफ़ी मदद मिलती है जो गर्भधारण करने के दौरान हो सकती है। जो गर्भधारण में कठिनाई महसूस करते हैं उन लोगों के लिए शुक्राणु की मात्रा में कमी प्रजनन से जुड़ी समस्याओं का मुख्य कारण हो सकता है। अन्य शब्दों में, जो पुरुष बहुत ही कम मात्रा में शुक्राणु उत्पादन करता है तो उस स्थिति में ये संभावना बहुत कम होती है कि उनमें से कोई एक शुक्राणु अंडे को सफलतापूर्वक निषेचित करने में सक्षम हो पाए। तो आज इस वीडियो में आप शुक्राणु की जांच की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि शुक्राणु की जांच या स्पर्म टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, शुक्राणु की जांच या स्पर्म टेस्ट, उसको शुक्राणु विश्लेषण या स्पर्म काउंट टेस्ट वगैरह जैसे नामों से जाना जाता है। इनकी मदद से पुरुष के शुक्राणुओं के हेल्थ और उनकी जीवन क्षमता का विश्लेषण किया जाता है। वीर्य एक प्रकार का द्रव होता है जिसमें शुक्राणु तथा अन्य प्रोटीन जैसे कई पदार्थ भी होते हैं। स्खलन के दौरान इस द्रव को जारी किया जाता है। वीर्य विश्लेषण द्वारा शुक्राणुओं के हेल्थ के प्रमुख 3 कारकों को मापा जाता है। एक होता है शुक्राणुओं की संख्या, दूसरा है शुक्राणुओं का आकार और तीसरा है शुक्राणुओं की गति चाल। इसको शुक्राणु गतिशीलता यानी कि स्पर्म मोबिलिटी भी कहते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि स्पर्म टेस्ट किस लिए किया जाता है तो शुक्राणु की जांच करने की कुछ वजह हो सकती है। जैसे कि अगर आपके साथी को गर्भधारण करने में परेशानी हो रही है तो पुरुष बांझपन की जांच करने के रूप में ये टेस्ट किया जा सकता है। और पुरुष नसबंदी करने के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऑपरेशन सफल रूप से हुआ है या फिर नहीं। दोस्तों, बात की जाए कि स्पर्म टेस्ट से पहले क्या किया जाता है तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि स्पर्म टेस्ट की तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए। सटीक रिजल्ट पाने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे श्रेष्ठ सैंपल प्राप्त करने के लिए टेस्ट करवाने से पहले 24 से 72 घंटे तक वीर्य का स्खलन ना करें। टेस्ट करवाने से पहले 2 से 5 दिन तक शराब, चाय, कॉफ़ी, अन्य प्रकार के ड्रग्स जैसे कि कोकीन, भांग वगैरह का सेवन ना करें। अगर आप किसी प्रकार की हर्बल दवा ले रहे हैं तो उनको लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। किसी भी प्रकार की हार्मोन दवा का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछे बिना ना करें। अगर आप किसी भी प्रकार की दवा लेते हैं तो उनके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं। दोस्तों, बात की जाए कि स्पर्म टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है या कैसे होता है तो टेस्ट के दौरान शुक्राणु की जांच करने के लिए डॉक्टर को वीर्य का सैंपल दिया जाता है। सैंपल इकट्ठा करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि हस्त मैथुन यानी कि मास्टरबेशन, कॉन्डम के साथ सेक्स करना या फिर सेक्स करने के दौरान स्खलन होने से पहले वापस निकालना, जिसे कि हम विड्रोवल बिफोर इजेक्यूलेशन कहते हैं। वीर्य की जांच करने के लिए डॉक्टर आपको वीर्य का सैंपल देने के लिए कह सकते हैं। आमतौर पर सैंपल को अस्पताल में ही किसी प्राइवेट कमरे में निकाला जाता है। स्खलन द्वारा निकाले गए वीर्य को एक सैंपल कप में डाल दिया जाता है। कई बार सैंपल को घर पर निकाला जाता है। उस दौरान सैंपल को सामान्य तापमान में रखा जाता है और सैंपल निकालने के 1 घंटे के अंदर उसे लेबोरेटरी पहुंचा दिया जाता है। कई बार डॉक्टर मरीज को एक विशेष कॉन्डम देते हैं जिसमें कि सेक्स के दौरान सैंपल इकट्ठा कर लिया जाता है। सैंपल निकालने के लिए कभी भी लुब्रिकेंट्स यानी कि चिकनाई वाले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ शुक्राणुओं की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि स्पर्म टेस्ट के बाद क्या किया जाता है तो सटीक रिजल्ट पाने के लिए डॉक्टर 1 से अधिक बार सैंपल लेकर टेस्ट कर सकते हैं। 3 महीने के समय के अंदर डॉक्टर मरीज से 2 या 3 बार सैंपल लेकर टेस्ट कर सकते हैं। लैब में सैंपल ले जाकर उसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। और बात की जाए कि स्पर्म टेस्ट रिजल्ट में क्या जोखिम हो सकते हैं तो स्पर्म टेस्ट या शुक्राणु विश्लेषण के साथ जुड़ा कोई ज्ञात जोखिम नहीं है। यदि वीर्य विश्लेषण का रिजल्ट सामान्य सीमाओं के अंदर नहीं है और सैंपल को संभालने से संबंधित कोई कारक नहीं है, ऐसे में ये भी विचार कर सकते हैं कि कहीं आप कुछ चीज़ों का सेवन तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये शुक्राणुओं की संख्या को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि शराब, कैफीन, डॉक्टर द्वारा बताई या लिखी गई कुछ ऐसी दवाएं जो शुक्राणुओं की संख्या में कमी कर देती है, जैसे कि सिमेटिडिन। मनोरंजनात्मक यानी कि रिक्रिएशनल दवा का इस्तेमाल करना या फिर तंबाकू का सेवन करना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्पर्म टेस्ट के रिजल्ट का क्या मतलब होता है। तो सैंपल के लिए वीर्य ले लेने के बाद रिजल्ट आने में 24 घंटे से 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। ये समय लेबोरेटरी पर निर्भर करता है। जब डॉक्टर स्पर्म टेस्ट के रिजल्ट को देखते हैं तो उसमें ऐसे कई कारक होते हैं जिन पर विचार किया जाता है।
पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणु की उपस्थिति की जांच की जाती है, लेकिन प्रजनन शक्ति की जांच करने के लिए इसका विश्लेषण और अधिक गहराई से किया जाता है। डॉक्टर कुछ परिणाम जो है उनको ध्यान में रखते हैं। जैसे कि बात की जाए शुक्राणुओं का आकार, जिसे कि स्पर्म शेप कहते हैं, तो अगर सारे शुक्राणुओं में से 50% शुक्राणु सामान्य आकार में हैं तो रिजल्ट को सामान्य माना जाता है। अगर किसी पुरुष में 50% से अधिक शुक्राणु असामान्य आकार में हैं तो ये उसकी प्रजनन शक्ति को कम कर देता है। लेबोरेटरी में शुक्राणुओं के आकार से असामान्यताओं का पता लगाया जाता है। ये भी हो सकता है कि शुक्राणु पूरी तरह से परिपक्व ना हो और इसीलिए वे अंडे को पूरी तरह से उर्वरित करने में सक्षम ना हो। दूसरा होता है गतिशीलता यानी कि मूवमेंट। अगर स्खलन के 1 घंटे बाद भी 50% से ज़्यादा शुक्राणु सामान्य रूप से गतिशील है तो रिजल्ट को सामान्य माना जाता है। शुक्राणुओं में गतिशीलता ज़रूरी होती है क्योंकि अंडा निषेचन करने के लिए उनको ट्रैवल यानी कि गतिशील करना पड़ता है। एक स्वचालित प्रणाली शुक्राणुओं की गतिशीलता का विश्लेषण करती है और 0 से 4 तक के पैमाने पर उनकी गति को तय करती है। रिजल्ट में अंक 0 का मतलब होता है कि शुक्राणु में बिल्कुल भी गतिशीलता नहीं हो रही और 3 और 4 अच्छी गतिशीलता दर्शाते हैं। पीएच की बात की जाए तो पीएच का मान एक घोल यानी कि सॉल्यूशन की अम्लता को निर्धारित करता है। एक पीएच स्तर में 7.2 से 7.8 के बीच तक के मान को नॉर्मल रेंज में रखा जाता है। 7.8 से ऊपर का पीएच स्तर पुरुष में एक प्रकार के इन्फेक्शन का संकेत देता है और 7 से नीचे का पीएच स्तर लिए गए सैंपल को दूषित या उस पुरुष की स्खलन नलिकाएं बंद होने का संकेत देता है। उसके बाद बात की जाए वॉल्यूम यानी कि मात्रा की, तो अगर वीर्य की मात्रा 2 मिलीलीटर से अधिक हो तो इसे सामान्य रिजल्ट माना जाता है। वीर्य की मात्रा इससे कम होना शुक्राणुओं की मात्रा कम होने का संकेत देती है, जो अंडा निषेचन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वीर्य की अधिक मात्रा शुक्राणुओं के पतले होने का संकेत देती है। उसके बाद बात की जाए द्रवण की यानी कि लिक्विफेक्शन की, तो वीर्य द्रव बनने से पहले 15 से 30 मिनट लगने चाहिए। वीर्य शुरुआत में गाढ़ा होता है और इसकी द्रव बनने की या तरल में घुलने की क्षमता शुक्राणुओं को हिलने में मदद करती है यानी कि गतिशीलता में मदद करती है। अगर 15 से 30 मिनट के समय में वीर्य द्रव ना बन पाए तो इससे प्रजनन शक्ति पर असर पड़ता है। उसके बाद होता है शुक्राणुओं की संख्या यानी कि स्पर्म काउंट। तो सामान्य वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 2 करोड़ से 20 करोड़ तक होती है और इस रिजल्ट को स्पर्म डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर संख्या में कमी है तो गर्भधारण करना कठिन हो सकता है। उसके बाद है दिखावट यानी कि अपीयरेंस। तो सामान्य और स्वस्थ वीर्य देखने में सफ़ेद से ग्रे यानी कि धुंधला सफ़ेद होना चाहिए। वीर्य में लाल या भूरे रंग की रंगत दिखे तो ये वीर्य में खून का संकेत देती है और अगर वीर्य में पीले रंग की रंगत हो तो ये पीलिया या फिर अन्य दवाओं के साइड इफेक्ट का संकेत दे सकती है। और बात की जाए कि असामान्य रिजल्ट का क्या मतलब होता है, तो असामान्य शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने और निषेचन करने में दिक्कत होती है, जिससे कि गर्भधारण करना कठिन हो जाता है। असामान्य रिजल्ट कुछ चीज़ों का संकेत दे सकते हैं, जैसे कि बांझपन, इन्फेक्शन, हार्मोनल असंतुलन, डायबिटीज़ जैसे रोग, आनुवंशिक दोष, विकिरणों के संपर्क में आना वगैरह। अगर आपके रिजल्ट असामान्य स्तर पर आ जाते हैं तो डॉक्टर अतिरिक्त टेस्ट करवाने के सुझाव दे सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्पर्म टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो यदि आप नियमित रूप से सेक्स करने के 1 साल बाद तक भी गर्भ में धारण कराने में असमर्थ हैं या अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो रही है तो टेस्ट करवा लेना चाहिए, जैसे कि स्तंभन या स्खलन समस्याएं, काम उत्तेजना में कमी या सेक्स संबंधी अन्य समस्याएं, दर्द, तकलीफ या वृषण में सूजन या गांठ बनना, पहले कभी वृषण, पौरुष ग्रंथि या सेक्स संबंधी समस्या हुई हो, पहले कभी ग्रोइन, अंडकोश की थैली या लिंग की सर्जरी हुई हो। तो दोस्तों महिला के गर्भवती होने के लिए पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या का सही होना जरूरी है। पुरुष में शुक्राणु की संख्या कितनी है इस बारे में जानने के लिए स्पर्म टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट को पूरी प्रक्रिया के साथ किया जाता है। साथ ही इस टेस्ट के जरिए स्पर्म की संख्या, आकार और गतिशीलता के बारे में पता चल जाता है। अगर इसमें रिपोर्ट में किसी तरह की कमी आती है तो उसी के अनुसार डॉक्टर जो है वो इलाज करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।